हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब बढ़िया? अभी तक कितना लेक्चर? 4 लेक्चर जा चुका है, सबने देख रखा है। अगर नहीं देख रखे हो तो देख लो प्लीज़। देखोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको लिख लो। मैं लिख के इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि अगर उतना लिखूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि उसका जो आज पढ़ाऊँगा उसके शॉर्ट नोट्स आपको दे दूँ, इसके बायो के लिंक में ऐड करवा दूँ, या फिर इसका शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो रेडी रहो बच्चों, ये लास्ट टाइम है जिसमें आपका लेक्चर कंप्लीट करा रहा हूं मैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट बच्चों। तो हेडिंग डाल लोगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चलो, तो इस चैप्टर में अब क्या देखेंगे बच्चों कि करंट क्या होता है, करंट का क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो एक हमारे पास जो करंट है इसका नाम है एवरेज, जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और एक है इंस्टेंटेनियस करंट जो डी क्यू बाई डी टी से हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। किसे कैलकुलेट करते हैं? एक है हमारे पास कौन सा एवरेज करंट, एक है इंस्टेंटेनियस करंट। अगर हम करंट के यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात करें तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है बच्चों? या तो कैपिटल ए यूज किया जाता है या फिर कैपिटल आई। ये हो गया तुम्हारा करंट। कैसा क्वांटिटी है ये? तो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। कौन सा क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब इसके पास तो डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्शन है वो एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, माना गया है। तो ये जो करंट होता है उसका जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के, किसके? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में लेते हैं। और नेगेटिव से अगर बात करें, यानी इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अगर बात करें, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है बच्चा। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, यानी करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो करंट का डायरेक्शन लिया गया है वो क्या अज्यूम किया गया है कि अगर नेगेटिव चार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और पॉजिटिव के अलोंग होगा। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। इससे जो ऑब्जेक्टिव है वो यूनिट से रिलेटेड पूछ सकता है या इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछेगा। तो हम इस सीरीज के बाद जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी और लॉन्ग के लिए भी। उसके ऊपर भी एक लेक्चर दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्या कर लेते? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब आते हम कि करंट में जो दो होता है, एक एसी करंट और एक है डीसी करंट। तो हम लोग जिसमें पढ़ेंगे वो है डीसी के बारे। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए एक अलग पूरा चैप्टर बना हुआ है बच्चे, ठीक है। तो उसको भी अगर देखेंगे, अगर टाइम मिला तो करेंगे, क्योंकि मेरा काम क्या है कि आपको कम से कम लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा चीज पढ़ा देना, ताकि आपका जो है वो लेक्चर अच्छा हो। दूसरा चीज आपके पास नॉलेज अच्छा हो सॉरी, ताकि वो आपका क्या हो सके, एग्जाम अच्छा जा सके बच्चों। तो चलो, अब इसमें आते हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये कैसा क्वांटिटी है? तो एक वेक्टर क्वांटिटी। इसको अगर डिफाइंड करोगे तो लिख सकते हो I बाई ए, यानी करंट पर यूनिट एरिया। बट एक्चुअली इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? ये जो है कि करंट जो एरिया से, एक यूनिट एरिया से कितना पास हो रहा है, तो ये करंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो एरिया के अलोंग होना चाहिए। तो यहां से हम जो है वो आई का जो डेफिनेशन बनाते हैं वो जे डॉट ए से बनाते हैं, यानी ये डॉट प्रोडक्ट भी होता है किसका,
करंट का डेफिनेशन अगर करंट डेंसिटी के टर्म में देखें तो J डॉट ए, इसका अगर हम एक और फॉर्मूला इसको तोड़ के लिखें तो डॉट प्रोडक्ट को, तो ये हो जाएगा जे ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? जे ए कॉस थीटा। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसके लिए एक और फॉर्मूला हम देखेंगे जो होगा J इजिकल टू एन ई वी डी बच्चों, जहां n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा कंडक्टर के अंदर? तो होता है 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है बच्चा क्या कि तुमसे अगर पूछेगा कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टर में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो कितना बताएंगे? 10 टू द पावर 28। वीडी जो है, वीडी जिसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, जहां E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर इसको देखो तो ये निगेटिव साइन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज होता है। केवल अगर मैग्नीट्यूड का बात करें 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो इससे ऑब्जेक्टिव एक सवाल यहां से बना सकता है कि Vd इज इक्वल टू I बाई ए एन ई। Vd इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाए? J को हम लोग I बाई ए लिख लिए, एन को नीचे लेके चले हैं बच्चों। ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा ये बता दूंगा। अभी करंट डेंसिटी क्या है ये क्लियर हुआ कि करंट डेंसिटी क्या होता है। चलो इसका शॉर्ट ले लो फटाफट। देखो ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइंड आएगा, तो डेफिनेशन यहां से बना लोगे, डेफिनेशन यहां से लिख लोगे बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो और उसको अपने से लिख लो। लिख लोगे तो तुमको अभी कभी याद हो जाएगा। अगर मैं यहां लिखूंगा फिर उसको तुम छापोगे तो उससे क्या होगा? तुमको याद नहीं होगा। मैं चाहूंगा तो कर दूंगा, फिर वो तुमको फिर ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। ठीक है ना बच्चा? चलो आगे बढ़ो। चलो ये हो गया, अगला देख लेते हैं हम लोग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो बच्चा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है ये जब अगर हम कंडक्टर के क्रॉस अगर एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ही करंट इसके अंदर फ्लो हो पाएगा। तो करंट बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट। अगर ये नहीं होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट अगर नहीं कराओगे तो करंट नहीं बना पाओगे। क्योंकि थर्मल वेलोसिटी भी होता है जो 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है, फिर भी करंट जनरेट नहीं होता है बच्चा, फिर भी करंट जनरेट नहीं होता है। करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अभी कितना वैल्यू लिखे थे? 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। सोचो इतना छोटा वैल्यू होते हुए भी ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, जबकि इसके पास इतना वेलोसिटी है फिर भी ये जनरेट नहीं करता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे जितना लेफ्ट से राइट जा रहा है उतना ही राइट से लेफ्ट, तो ये नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं वी एवरेज जो होता है इसका वो कितना होता है बच्चा? 0। कितना होगा? 0। अब 0 होगा तो करंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि करंट तब जनरेट होगा जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ही बच्चा। क्लियर है बात? क्लियर? चल तो यहां से हो गया तुम्हारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कोई पूछा तो सबसे पहले बोलोगे कौन सा है ये? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी ये आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो ये जनरेट नहीं होगा। तो इसका शॉर्ट में हम एक फॉर्मूला जनरेट करा के दिखा देते हैं कि F इजिकल टू क्या होता है? E इंटू ई। अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करोगे तो चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो इतना होगा।
अगर इसको हम देखें तो F का न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लिया जाए बच्चा, तो दोनों को आपस में अगर इक्वेट करोगे तो यहां से हो जाएगा ma वेक्टर इजिकल टू माइनस ई इंटू ई पे फैक्टर। अब यहां से a का जो वैल्यू है उसको तोड़ के लिख सकते हो dv बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहां से आ जाएगा बच्चा। चलो यहां तक देख रहे हो। अब आगे हम बढ़ते इसको लेके, जब इसको छोड़ा भी कर देते तुम एक स्क्रीन में देख सकते हो। देखो यहां से हम इधर चले आते हैं, थोड़ा क्या कर लेते हैं हम कि dv बाई dt को इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग करेंगे तो माइनस ई बाई एम इंटू ई को बाहर कर लेते हैं dt। अब देखो जब हम इलेक्ट्रॉन को यहां से dt ये हटा देते हैं, केवल dv रख लेते हैं, ठीक है ना बच्चा, इसको हटा दिया जाए। चलो अब कह रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए होंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास पहले से एक वेलोसिटी था, उस वेलोसिटी का नाम क्या रखे तुम लोग, थर्मल वेलोसिटी। अब वो कुछ देर के बाद कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, तो जब करने में उसको टाइम लगा होगा तो मान लेते हैं वो t, क्या लगा होगा t। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये v हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो vt से लेके v, और ये माइनस ई इंटू ई बाई एम, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा t, 0 से लेके t। इसको जब रखोगे तो ये v माइनस वी टी माइनस ई इंटू ई बाई एम इंटू टी। अब ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है कि भाई इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल के दिखाओ। तो देखो यहां से जब हम v बनाएंगे इसको एवरेज करेंगे मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन का हम लोग निकाले थे। क्या किए थे हम लोग, ये जितना भी काम किए तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का बच्चा, सिर्फ एक का। अगर बहुत सारा हो जाए, क्या हो जाए, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ले ले तो उनका एवरेज जो हम बनाएंगे वो कितना होगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो यहां से जब आएगा तो ये Vt का जो एवरेज है वो बनेगा माइनस ई इंटू ई बाई एम। वैक्टर हटा लिए, बाद में चाहो तो वैक्टर फिर डाल देंगे। अगर यहां से लेना चाहते हो तो वैक्टर सब पे लगाते चले जाओ, वैक्टर यहां पे लगाते चले जाओ, ठीक है, ये वैक्टर देते चले जाओ। चलो अब इसका देखो कि एवरेज इसका वैल्यू 0 हुआ था, इसका नाम रख दिया हम, जो एवरेज बना है इसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहां पे जो होगा इसका टाइम का एक एवरेज बनेगा, इसका टाइम का एवरेज। तो यहां से जो फार्मूला बनेगा वो ई बाई एम इंटू टाउ, ये फॉर्मूला तैयार होता है बच्चा। तो ये हो गया तुम्हारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हाई से लो की तरफ होगा, और करंट जो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन वो उल्टे डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये वाला कौन सा बच्चा, यहां पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होगा वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। वो कौन बता रहा है, ये निगेटिव साइन। तो यहां से हमको मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्लियर बच्चा, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो इसमें टर्म डिफाइन करेंगे जिसका नाम है मोबिलिटी। तो एग्जाम में शॉर्ट में पूछता है मोबिलिटी, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोबिलिटी जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको तुम इसका अगर फॉर्मूला बनाओगे, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा यहां से ले सकते हो, निगेटिव साइन हटा लेना, ई टाउ बाई एम। क्या बन जाएगा बच्चा, ई टाउ बाई एम। अब देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोबिलिटी घटेगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो मोबिलिटी बढ़ेगा। इस मोबिलिटी को हम लोग रेजिस्टिविटी से और कंडक्टिविटी से जोड़ सकते हैं। इससे जोड़ सकते हैं बच्चा, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी से। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि J इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू ई।
जे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनी वी डी सिग्मा इंटू ई। तो डेप्थ वेलोसिटी को अगर कंडक्टिविटी चाहे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एन ई वी डी बाई ई। तो वी डी का वैल्यू जो है वो यहां से रख सकते हैं, वी डी का वैल्यू दिख रहा है, यहां से वी डी का वैल्यू अगर रखेंगे तो एन ई, वी डी की जगह क्या है, ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ बाई एम इंटू कैपिटल ई। तो ये कैपिटल ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चा, कट के खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, लोग बोलते रहो अपने मन में भी। तो ई से ई क्या हो जाएगा, यहां से काट ले, इस ई से ई को काट देते हैं। अब काटेंगे तो देखो फाइनल जो फॉर्मूला है मेरे पास, क्या बच्चा, जो फाइनल फॉर्मूला है कंडक्टिविटी का वो हो जाएगा एन ई का स्क्वायर टाउ बाई एम। यानी अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स घटेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा। अब टेम्परेचर बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। और इसको रेजिस्टिविटी अगर बना ले तो उल्टा हो जाएगा m बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला आता है बच्चा। अब यहां से एक चीज हम रिलेशन दिखा जोड़ सकते हैं कि कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है। तो पूरा एक डेरिवेशन होता है जिसको बोला जाता है कि ओम्स लॉ को इन वेक्टर फॉर्म, कौन सा, ओम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये पूरा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पूरा है बच्चा सब। ये सब फॉर्मूला सब ऑब्जेक्टिव में यूज होते रहेगा। इसको हम थोड़ा अलग अलग कलरों से इसको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, जो जो तुमको फॉर्मूला जैसे याद रखना होगा बच्चा। ठीक है, सब दिख रहा है, जितना भी ये सब दिख रहा है सब ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला आ जाएगा। ये जितना भी पढ़ा रहे हैं ना वो काम का चीज है। अभी सब खोजोगे तो तुम क्या करो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख के अपना काम चला सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी, डेप्थ वेलोसिटी, ये सारा। अब आते हैं हम लोग ओम्स लॉ में। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फटाफट ले लो। एक बार क्या करता हूं मैं, सबको एक ही स्क्रीन में ले आता हूं। चलो इससे छोटा नहीं हो रहा है, चलो ये ले लो फटाफट और ऊपर से देख लो। चलो एक बार ले लो, फटाफट ले लो, फिर मैं ये ले लिए फटाफट, चलो इसको भी ले लो फटाफट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक ही शॉट में हो गया। अब आते हैं हम लोग ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ओमिक, नॉन ओमिक सब्सटेंस, ये फटाफट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ, ये 10th क्लास में सब पढ़े हुए हो कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R। तो R इक्वल टू अगर डिफाइन करना होगा तो V बाई I। R क्या होता है मेरा, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम। सिंबल हम लोग यूज करते हैं ओमेगा। तो V इक्वल टू IR। इसका एक ग्राफ देखोगे बच्चा लोग, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ अगर देखेंगे स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां एक एंगल बनता है जिसको थीटा बोलते हैं, और टैन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम लोग, स्लोप। इस स्लोप का जो वैल्यू होगा वो R के बराबर होगा जो V बाई I के होगा। ठीक है, इसमें दो सब्सटेंस हम लोग यूज करेंगे, एक है ओमिक और दूसरा है नॉन ओमिक। उनसे पूछेगा ओमिक कौन है, जो ओम्स लॉ को क्या करेगा, वो भी ना फॉलो कर लो, जो फॉलो
ओम्स लॉ कौन आ जाएगा? मेटल। और नॉन ओमिक सब्सटेंस नॉट फॉलो ओम्स लॉ। इसको बना के कैसे लिख सकते हो तुम कि दो सब्सटेंस विच ओबे और फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक सब्सटेंस एंड दोज सब्सटेंस विच नॉट फॉलो या डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक सब्सटेंस। इसमें एक सेमीकंडक्टर का डायोड आता है जो ये सिंबल होता है, डायोड, जिसको पीएन जंक्शन भी हम लोग बोलते हैं। तो ये तुम इसका एग्जांपल ले सकते हो डायोड का, पीएन जंक्शन का। तो यहां से हमारे पास क्या मिल गया? ओम्स लॉ, फॉर्मूला, स्लोप, यूनिट। इसका डायमेंशन भी चाहो तो बना सकते हो। डायमेंशन बना के दिखा देता हूं मैं कि डायमेंशन कैसे खुद से, देखो बार बार डायमेंशन हम यहां पे बना के तुमको दिखाते हैं। तो R इक्वल टू V का मतलब क्या होता है? W बाई Q और I। तो W होता है वर्क डन जिसका ml² T माइनस 2। चार्ज का क्या होता है? AT। करंट का क्या होगा? A। इसको जब सॉल्व करोगे तो ml² T माइनस 3 A पे माइनस 2। देख रहा बच्चा? इसको तुम बना लो, याद नहीं करो, बना लिया करो इसको L। ठीक है? तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा? ओम्स लॉ का। इसको हम टिक कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा ये। तो m L का स्क्वायर T पे माइनस 3 A पे माइनस 2, ये हो गया तुम्हारा बच्चा ओम्स लॉ से रिलेटेड बात। अब आते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ले कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्या बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन दो तरीके से लिख सकते हो, रेशियो लिख सकते हो कि V बाई R का रेशियो का, या ये प्रॉपर्टी होता है जो चार्ज को जाने से रोकता है या करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस। अगर एक वायर का रेजिस्टेंस का बात करें तो R इक्वल टू रो L बाई A। तो ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे, टेम्परेचर पे और शेप एंड साइज पे। शेप एंड साइज। और किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट पे बच्चों ये डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि किस पे ये डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड करता है ये, जिस पे डिपेंड नहीं करेगा वो कौन है? वोल्टेज और करंट बच्चा। चलो फटाफट ले लोगे। तो यहां से कभी कभी ऑब्जेक्टिव में रेजिस्टिविटी का दे देगा R इंटू A बाई L, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा वो ओम मीटर के बराबर क्या होगा? इसका यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ऐसा यूनिट जो होगा वो ओम। और अगर कंडक्टिविटी होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ओम पे -1 मीटर पे -1। या सिंबल अगर लोगे तो ये ऐसा, तो ओम को हम लोग क्या लिखते हैं? मो मीटर इनवर्स, ये पूरा लिखा जाता है बच्चा। तो यूनिट, डायमेंशन, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डेफिनेशन। तो अगर तुमको इसका डेफिनेशन बनाना हो रेजिस्टिविटी, तो इसको रेजिस्टेंस के बराबर बोलना, जिसका एरिया कितना होगा? 1 यूनिट और 1 यूनिट स्क्वायर, और लेंथ जो होगा वो 1 यूनिट, ये 1 यूनिट स्क्वायर। अगर ये रख लेते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 यूनिट एंड एरिया 1 स्क्वायर यूनिट। यूनिट एरिया क्या लोगे? इसको हम ऐसा लिख देते हैं, इसको 1 स्क्वायर यूनिट। चलो, तो ये हो गया बच्चा तुम्हारा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सब। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आ रहा है? तो केवल ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काम कर रहे हैं बच्चा। चलो, इसमें बातें हम रेजिस्टेंस के बारे में हो गया, इसका कॉम्बिनेशन
सीरीज और दूसरा है पैरेलल। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो होता है वो ऐसा लगा हुआ रहता है, तो कैपेसिटर जो हम लोग किए थे ना उसी तरह का चीज है ये। इसमें देखो वोल्टेज जो होगा V1, इसमें जो वोल्टेज होगा वो V2, यहाँ पे वोल्टेज V3। रेजिस्टेंस अगर लोगे तो इसका मान लेते हैं R1, R2 और R3। इसके क्रॉस एक वोल्टेज होगा जो कितना होगा V। ये टोटल वोल्टेज जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn। जो करंट होगा वो सब में सेम जाएगा। क्या बोल रहा है? इस सब में करंट सेम जाएगा बच्चा, सब में करंट सेम जाएगा। तो यहां से जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बनता है वो आता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट Rn। ये बनता है बच्चा। अगर R इक्विवेलेंट हो और सब R हो, क्या हो, जितना भी हो सब R हो, उसका इक्विवेलेंट जो लोगे वो N इंटू R होता है बच्चा। तो करंट सेम जाएगा, वोल्टेज का डिवीजन होगा। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर देखते हो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हो बच्चा, तो इसमें क्या देखोगे तुम कि सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम मिलेगा। क्या देखोगे यहाँ पे? सबके क्रॉस पोटेंशियल, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल V, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल V, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल V, जो किसके बराबर होगा? बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। यहाँ पे पोटेंशियल सब में सेम होगा। रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं? R1, ये रहा होगा R2, यह रहा होगा R3। तो करंट जो यहां बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बोलोगे? जो करंट बन रहा है बच्चा वो I1 प्लस I2 प्लस डॉट डॉट IN। यहां से जो वोल्टेज होगा V1 इक्वल टू V2 इज इक्वल टू VN, सब बराबर होगा डॉट डॉट करके। और जो इक्विवेलेंट बनाओगे तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट डॉट 1 बाई Rn बच्चा। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो ऐसे बनेगा। कैसे बच्चों? ठीक है, बोर नहीं होना है, लगे रहना है, जो कि लास्ट टाइम है तो थोड़ा सा थको नहीं, इंटरेस्ट। सीरीज और पैरेलल ऑलरेडी चूंकि कैपेसिटर में पढ़ाए हैं, अगर तुम चाहो तो उससे जोड़ भी सकते हो। खाली यहां देखो कि उल्टा बनेगा, पैरेलल में ये वाला चीज वहां आएगा और सीरीज में ये वाला, जबकि रेजिस्टेंस में उसका उल्टा है। तो चाहोगे तो कम पढ़ के इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर पहले लेक्चर देखे होगे तो वो तुमको समझ में आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से पढ़ो। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो अब आते हैं हम लोग एक सेल के बारे में। क्या पढ़ते हैं हम लोग? सेल। तो सेल में ये दो टर्म होता है, एक वोल्टेज और एक, तो इसको हम लोग कभी कभी इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और से। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में EMF के नाम से भी देते हैं। तो नाम है फोर्स, बट ये फोर्स नहीं होता है, नॉट अ फोर्स। ये एक वर्क डन होता है, एक एनर्जी होता है जो सेल चार्ज को घुमाने में यूज करता है। ठीक है, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, वर्क डन या एनर्जी लिखा होगा वो आंसर लगाओगे। आर को बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका जो डेफिनेशन है ना बच्चा, क्या बोल रहे हैं इसका बच्चा? जो डेफिनेशन है इसका, ये डेफिनेशन सेम रेजिस्टेंस के डेफिनेशन से मैच करेगा। तो वहां भी लिखोगे क्या कि इट इज डिफाइंड एज द, वहां पे क्या लिखे थे हम लोग? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या मटेरियल। यहां पे बोलेंगे कि जब हम किसी भी चार्ज को यानी आयंस को अगर इलेक्ट्रोलाइट से पास करा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट जितना अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा? जितना अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो सेल का सिंबल एक पूरा ये हो गया। तो इसमें दो टर्म हो गया, एक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक है तुम्हारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, और तीसरा होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। ये कब होगा? जब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हो
और उसमें एक सेल को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना बच्चा। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। क्या होगा ये? डिस्चार्जिंग। और इसको कब यूज करोगे बच्चा? जब चार्जिंग कर रहे होगे तो एक है डिस्चार्जिंग, यानी जब तुम आउटपुट ले रहे होगे तो जो उसका टर्मिनल वोल्टेज होगा वो ईएमएफ से कम आएगा, और अगर तुम बैटरी को चार्ज कर रहे हो या किसी डिवाइस को चार्ज कर रहे हो तो उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, ठीक है। जब शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट, क्या बच्चा? शॉर्ट सर्किट होगा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? 0। करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट सो कौन दिया था? जूल। जो H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी और V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी, ठीक है ना बच्चा। तो ये जूल हीटिंग इफेक्ट पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है फॉर्मूला। तो क्या होगा? 3 फॉर्मूला याद रखना इसका। कितना फॉर्मूला बच्चा? 3 फॉर्मूला। एक है आई स्क्वायर आर टी, एक है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी और वी आई इंटू टी। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि भाई हीटिंग इफेक्ट या पावर भी बोल सकता है, तो इसी फॉर्मूला से पावर भी बना लोगे। तो पावर को पी से आई स्क्वायर इंटू आर, टी हट जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, वी इंटू आई, चूंकि पावर क्या होता है? डी एच बाई डी टी, द रेट ऑफ हीट फ्लो, उसको क्या बोलते हैं? तो यहां पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक वर्ड यूज होगा, डेसिपेटेड, मतलब एनर्जी जो है वो लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी क्या होगा बच्चा? लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहां तक हो गया तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट, पावर, फिर तुम्हारा सेल का चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, और उसका सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलो ले लिए। चलो अब आते हैं हम इसमें 3 डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। एक है व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। तो देखो इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। पहला मेरे पास व्हीट स्टोन ब्रिज, तो इसमें एक डायग्राम ध्यान रखोगे, इससे न्यूमेरिकल या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस जो बनता है, इसमें जो कनेक्शन करते हैं हम लोग 4 रेजिस्टेंस को, अभी किरचॉफ्स लॉ भी इसमें डिस्कस कर देंगे हम एक ही साथ। देखो इसमें एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, R2, R3, R4। अगर ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, कौन सा? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर ये बैलेंस स्टोन ब्रिज है तो इसमें जो IG बोलते हैं इसको, इसमें जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाता है उसको बोलते हैं IG। इसका वैल्यू कितना होता है? 0। या फिर एक कंडीशन आएगा जो अभी हम लोग प्रूफ करने के लिए देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, R3 बाई R4। ये 2 कंडीशन याद रखना पड़ता है कि अगर करंट से पता करना है तो ये, और बिना करंट बिना गैल्वेनोमीटर का पता करना चाहते हो तो इस कंडीशन से पता होता है। इसमें हम लोग 2 लॉ लगाते हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट है जिसको हम लोग करंट लॉ, किस पे बेस्ड है ये? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, ठीक है। किस पे बेस्ड है ये? कंजर्वेशन बेस्ड है। इसका जो कहना है कि जो सम होगा किसी भी जंक्शन के ऊपर, किसी भी जंक्शन पे अगर करंट अगर मिल रहा होगा तो किसके बराबर होगा? नेट 0 के बराबर। तो देखो इसका 2 फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आसान वाला ध्यान रख लेते हैं, उसको नहीं बताते हैं। तो जितना भी इन कर रहा है उसको एक साइड, और जितना आउट हो रहा है उसको एक साइड। जितना इन हो रहा है वो एक साइड, जितना आउट हो रहा है वो एक साइड। तो उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो किसके बराबर? 0 के बराबर। तो स्टेटमेंट क्या है
कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इट्स अलजेब्रिक सम इज 0, या फिर बोल सकते हो द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। ठीक है बच्चा, ये हो गया फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ जो है जिसको हम लोग वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं, किस लॉ से नाम से? वोल्टेज लॉ। जैसे ये करंट लॉ है, ये वोल्टेज लॉ है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, यहां पे करंट समेशन 0 था, यहां पे समेशन ऑफ वोल्टेज क्या होगा? 0 के बराबर। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे कि अगर किसी भी क्लोज लूप के अंदर, इसके अंदर क्लोज लूप यानी बंधा होना चाहिए, पैक होना चाहिए, जहां से स्टार्ट करे घूम के वापस वहां अगर आते हैं तो उनका जो अलजेब्रिक सम होगा, क्या होगा? अलजेब्रिक सम। अगर कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसमें एक बार सेल को लेना जरूरी होता है, तभी तुम्हारा कैलकुलेशन आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो किरचॉफ का ये फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ। तो इसमें जब एप्लीकेशन करेंगे लॉन्ग में, यहां से मान लेते हैं करंट आई भेज रहे हैं, जंक्शन जब यहां पे आएगा तो जंक्शन लॉ को अगर फॉलो करें तो यहां पे करंट मान लेते हैं I1, इसमें करंट कितना चला जाएगा? I माइनस I1। ठीक है बच्चा, जब यहां पहुंचोगे तो एक करंट यहां चला जाएगा IG, दूसरा यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा I1 माइनस IG। फिर यहां से जो करंट निकलेगा वो यहां आके जुड़ जाएगा, जुड़ के जब यहां से निकलेगा तो I माइनस I1 प्लस IG। अब फाइनली जब यहां पे देखोगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? I। जितना करंट इंटर किया उतना करंट वापस आ जाएगा बच्चा लोग। ये हो गया तुम्हारा वीट स्टोन वेट। इसका यूज हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। किसको यूज करने के लिए? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो अगला क्या देखते हैं इसमें, एक है मीटर ब्रिज और एक है पोटेंशियोमीटर। तो मीटर ब्रिज, तो देखो मीटर ब्रिज जब देखोगे तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं, ये इसमें बेसिकली लैंग्वेज ज्यादा यूज होता है। इसका लेंथ जो होता है वो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होता है। इसको हम लोग एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसमें रेजिस्टेंट भी एक यूज कर सकते हो चाहो तो, करंट को सेट करने के लिए। ठीक है, इसमें हम 2 गैप बनाए हैं, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो अननोन होगा और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं जो स्टैंडर्ड होगा। क्या होगा बच्चा? स्टैंडर्ड। इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर हम लगा देते हैं, जिसको एक जॉकी के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो मान लो ये एक L लेंथ पे ये बैलेंस पॉइंट मिला होगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा? 100 माइनस L। अब अगर जो प्रिंसिपल देखे इसका, तो पूछेगा मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो यहां से क्या लोगे? R बाई L इज इक्वल टू S बाई 100 माइनस L। तो अगर अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो S इंटू L बाई 100 माइनस L। तो ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो पहला बता दोगे, मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अगर पूछेगा प्रिंसिपल कैसे काम करता है, तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन पे ब्रिज पे बेस्ड है। अगर पूछेगा भाई अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला डिराइव करो। इसको बना के लिख सकते हो कि इट इज अ डिवाइस विच यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, इट्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। बाकी ये जो बनावट ली है सब मेटेलिक है। क्या बोल रहे हैं? मेटेलिक स्ट्रिप है। तो एक बार इसको रीडिंग कर लोगे, याद हो जाएगा। बाकी मैथमेटिक्स ऐसे लगा दोगे। एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये A है, ये B है, एक पॉइंट C मिला होगा जहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होगा? वो 0 होगा। जब 0 होगा तो वो बैलेंस होगा,
अगर बैलेंस होगा तो बैलेंस बिटवीन बिट्स के हिसाब से क्या होगा, इनका रेशियो आपस में कैसा होना चाहिए बच्चा, इक्वल होना चाहिए। क्लियर बात। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम लोग बनाएंगे कौन सा, पोटेंशियोमीटर। कौन सा बच्चा, पोटेंशियोमीटर। चलो अब है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर देखो, पोटेंशियोमीटर क्या होता है बच्चा, ये एक डिवाइस है जो दो चीज यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं इससे। एक है अननोन ईएमएफ और एक है अननोन ईएमएफ और एक है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस तो कह रहा है सेल का अगर अननोन है उसका ईएमएफ निकाल सकते हो, और दूसरा इसका क्या कर सकते हो, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस विच यूज टू फाइंड और कंपेयर भी कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, एंड दूसरा क्या कर सकते हैं इससे, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इसका डायग्राम जो होता है वो दोनों अलग अलग थोड़ा सा होता है, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा बच्चा। इसको जो एनसीईआरटी में देखो कैसे बना हुआ मिलेगा, ऐसा तो वो नहीं कोई जरूरत है, तुम ऐसे भी बना सकते हो कि अगर हम एक सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें इसका यूज नहीं पड़ेगा बच्चा। इसमें हम लोग दो की लगाते हैं, एक है, ठीक है, इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, दो की। फिर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लेते हैं, इसको जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसका हम जब देखेंगे, इसको बेस जब बनाएंगे, इसका हम क्या बनाएंगे, इसका हम लोग बेस, उसको एक बैटरी से और एक रियोस्टेट करके यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, रियोस्टेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो है कनेक्टेड कर लेते हैं यहां से, चलो यहां से कनेक्टेड कर लोगे तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन जो है वो तैयार कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें जो है वो मान लेते हैं कि ये E1 रहा होगा, ये K1 रहा होगा, ये E2 रहा होगा, ये K2। तो पहला अगर अननोन ईएमएफ पता करना है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको जॉकी को एक बार K1 को क्लोज करते हैं। जब K1 को क्लोज करते हैं इसको K1 को, तो मान लेते हैं बैलेंस पॉइंट मिला होगा L1 पे, यहां से एक रेशियो आएगा E1/L1 जिसको बोलते हैं हम लोग एक कांस्टेंट के लेते हैं जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूसरा बार ये लेंथ मान लो कि दूसरा बार जब बैलेंस किए होंगे वो यहां कहीं आया होगा, और वो लेंथ जो रहा होगा यहां से वो मान लेते हैं कि L2 रहा होगा। तो इस बार K का जो वैल्यू होगा, इस बार जो K का वैल्यू होगा वो बच्चों कितना होगा, E2/L2। चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो यहां से हम जब रेशियो बनाएंगे तो E1/L1 E2/L2। तो अगर E1 नोन है तो E2 क्या होगा, अननोन, जो E1/L1 इंटू L2। तो ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, जो ईएमएफ सेल का पता करना है वो बच्चा हम लोग पता कर सकते हैं। चलो ये इसको ले लोगे फटाफट, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अगला जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो थोड़ा सा उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा चेंज होगा बच्चा। एक सेल का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होना चाहिए इसमें, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, इसमें लगाना पड़ता है, कनेक्ट, कैलकुलेट नहीं कनेक्ट। इसमें फिर की दोनों लगाते हैं, दोनों को फिर गैल्वेनोमीटर से क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। फिर जो डायग्राम है वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। फिर क्या बोल रहे हैं कि इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा कनेक्शन हम अगर एग्जाम में देगा तो ये तुमको ड्रॉ करना होगा। चलो यहां तक हो गया। इसके बाद गैल्वेनोमीटर में फिर से एक बैलेंस पॉइंट मिलेगा। तो पहला बार मान लेते हैं कि L1 मिला होगा जब इसको हम क्लोज किए होंगे,
फिर क्या मिला होगा L2 जब इसको हम क्लोज किए होंगे, तो ये K1 हो गया होगा, ये K2। यहां से जब कैलकुलेट करोगे, पहला बार जब इसको कैलकुलेट करोगे तो E बाई L1, दूसरा बार जब करोगे तो E माइनस IR बाई L2। तो I जो कैलकुलेट करना होगा, इस वाले सर्किट में जो करंट फ्लो होगा बच्चा, वो कितना हो जाएगा, I इक्वल टू E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसको यहां पर रख के सॉल्व कर दो, तो E बाई L1 प्लस इज इक्वल टू, क्या कर लोगे इसको, इक्वल टू E माइनस, यहां पे रख दोगे E इंटू R बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई L2। तो दिख रहा है E कट के खत्म हो जाएगा, 1 बाई L1, इसको L2 को भी उधर लेके चले आते हैं, तो R प्लस स्मॉल r माइनस स्मॉल r बाई R प्लस स्मॉल r, ये R से R कट जाएगा। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो स्मॉल r इक्वल टू जो होगा वो R बाई L1 माइनस L2 माइनस 1। ये पूरा फॉर्मूला तुम्हारा बनता है बच्चा। तो ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना हो, जो किसको बोलते हैं हम लोग, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो क्या काम करता है बच्चा, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर फाइंड करना हो सेल का तो यूज कर सकते हो, सेल को अगर ईएमएफ अननोन है सेल का तो पता कर सकते हो, या उसका रेशियो कंपेयर कर सकते हो कि किसका ईएमएफ ज्यादा है किसका ईएमएफ कम है बच्चा। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाई वी प्रीफर पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। तो क्या जवाब दोगे उसका, 2 नंबर में सवाल आता है, व्हाई वी प्रीफर, मतलब क्यों हम पोटेंशियोमीटर को और वोल्टमीटर अगर रखा हो तो पोटेंशियोमीटर से नापना पसंद करेंगे, इसलिए कि पोटेंशियोमीटर जो है वो ज्यादा एक्यूरेट मेजर करता है। दूसरा चीज क्या है कि इसका सेंसिटिविटी हम बढ़ा घटा सकते हैं, जबकि वोल्टमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ा और घटा नहीं सकते बच्चों। क्लियर है बात, हुआ नहीं, फिर से एक बार देख सकते हो, लेक्चर को रिपीट कर सकते हो, इसलिए जितना जल्दी हो कर लो। इसलिए बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बना रहा हूं, केवल पूरा जो बोल रहा हूं सुनो और कॉपी पे लिख लो। अगर ये काम कर लेते हो तो तुम्हारा ऑटोमेटिक ये पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा कर दिया, शॉर्ट के लिए कर लिया है, लॉन्ग भी 3 बार यहां से करा दिया हूं। हाँ, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं कि लैंग्वेज लिखूंगा तो यही जो क्लास है वो 1 घंटे की जगह पे 6 घंटे 4 घंटे का लेना पड़ेगा। फिर तुम 1 घंटे में ये हाल है, सोचो 6 घंटे का लो तो क्या होगा। इसलिए उसको छोड़ो, कॉपी पेन लो और जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लो। नहीं आ रहा है, पॉज करके देख लो, फिर से रिपीट कर लो। क्लियर बात। तो आज का ये लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं, एक और लेक्चर बनाएंगे जो रे ऑप्टिक्स पे होगा। उसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव ये मैं बताऊंगा। तो लगे रहो, बने रहो और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए बना रहा हूं बच्चों। और कुछ जो मेहनत कर रहा हूं उसके ऊपर तुम भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। बाय।